हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्यूके फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने आपके लिए टॉपिक लेके आया था इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण लेके आया था। आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ परिस्थितिकी और परिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इस टॉपिक को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उससे एक भी इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है नहीं। फ्रेंड्स, और आपको ये चीज बता दें, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद आप ये पाओगे कि जितना भी टॉपिक बताया गया है, जिस भी फ्रेंड्स को पहले से पढ़ा हुआ है परिस्थितिकी और परिस्थितिकी तंत्र, अगर वो इस वीडियो को जरूर देख रहे हैं तो उसको ये जरूर महसूस होगा कि जितने भी टॉपिक बताया गया है, जितने भी पॉइंट उठाए गए हैं, वो एक बहुत ही लाजवाब पॉइंट पर उठाया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, लास्ट तक देखने के बाद बहुत ज्यादा फायदा होगा। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानो, एक बार देखो, इसको परिस्थितिकी बताया गया है, फिर परिस्थितिकी तंत्र बताया गया है, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बताया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। आईएमपी लिख दिया गया है यहाँ फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आपको फायदा होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक लेके आया है परिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी। सबसे पहले समझते हैं इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी वह टर्म है जो जीव और उसके चारों ओर का वातावरण के बीच के संबंध को जो बताता है, उसको हम कहते हैं परिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है उसको। फ्रेंड्स, इसके लैंग्वेज में अगर बताया जाए, लैंग्वेज में इसको बताया जाए तो क्या कहिएगा, परिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उसके वातावरण के मध्य परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। जीव समुदाय और उसके वातावरण के बीच के मध्य का परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, परिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं या परिस्थितिकी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब एक टर्म उसके बाद बन के आता है फ्रेंड्स कि इकोलॉजी। इकोलॉजी सबसे पहले शब्द का प्रयोग जो है, परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1865 ईस्वी में रेटर नामक एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उसने इकोलॉजी परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। फिर उसके बाद एक अर्नेस्ट हेकल वैज्ञानिक आए जिसने पूर्ण रूपेण परिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी को पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया। फ्रेंड्स, जिसने इकोलॉजी को ओकियोलॉजी नाम का प्रयोग किया, इकोलॉजी के जगह पे ओकियोलॉजी का नाम का प्रयोग किया। फ्रेंड्स, जिसमें ओकस का मतलब, ओक्यस का मतलब होता है हाउस और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब ओक्यस का मतलब हुआ हाउस, मतलब जो लिविंग विंग, जहाँ पे लिविंग विंग रहता है तो उसको हम लोग हाउस के नाम से जानते हैं, और स्टडी का मतलब इसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा, ओकस और लॉजी का मतलब हो गया जीव, मतलब जीव जहाँ पे रहते हैं उसके चारों ओर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मतलब ओकियोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, उसकी बात करते हैं, एक वैज्ञानिक हुए, उसका नाम था यूजीन ऑडम। यूजीन ऑडम ने परिस्थितिकी को देखिए अपने लैंग्वेज में इसने बताया कि प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया के अध्ययन ही परिस्थितिकी कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन जो होता है वही क्या कहलाते हैं, इकोलॉजी कहलाते हैं फ्रेंड्स। और कुछ उसके बाद इसी तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिक ने बहुत सारी बातें कही फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा। हमने क्या क्या देखा फ्रेंड्स, सबसे पहले देखा परिस्थितिकी है क्या, परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया, परिस्थितिकी शब्द के परिस्थितिकी का पूर्ण प्रतिपादन किसने किया, फिर यूजीन ऑडम ने क्या कहा परिस्थितिकी के बारे में। और फ्रेंड्स, एक टॉपिक मतलब जीववानिकी एक टॉपिक ही है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा टॉपिक है। उससे एक क्वेश्चन बन के आता है, क्या चीज़, इकोलॉजी का पर्याय पूछा जाएगा, इकोलॉजी का पर्याय क्या है। तो याद रखिएगा, इकोलॉजी का पर्याय है जीववानिकी। पूछा जाएगा इकोलॉजी का पर्याय क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, इकोलॉजी का पर्याय क्या है, जीववानिकी इकोलॉजी का पर्याय है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बायोनॉमिक्स। ठीक ना फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स इको सिस्टम पे, परिस्थितिकी तंत्र पे चलते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज समझिए, इकोसिस्टम, यहाँ पे देखिए इकोलॉजी है, इधर है इकोसिस्टम से। इकोलॉजी और इकोसिस्टम को समझने के लिए, इकोलॉजी क्या होगा, जीव और उसके वातावरण के बीच के संबंध को बताएगा। लेकिन परितंत्र क्या होगा, परितंत्र मतलब परिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो परिस्थितिकी तंत्र का देखिए बेहतरीन ढंग से डिफाइन करके लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा हो गया है, इकोसिस्टम मतलब परिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष
याद रखिएगा, एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको अगर क्लियर रूप से अगर समझा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र नॉर्मल हम कह सकते हैं कि एक पानी के एक छोटे से बूंद भी अपने आप में एक क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम्स है। और पानी के सबसे बड़े, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी रहता है, महासागर भी अपने आप में क्या है? एक परितंत्र है। फ्रेंड्स, सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का जो संकल्पना किया था, पारिस्थितिकी तंत्र का जो संकल्पना दिया था, वो 1935 ईस्वी में एजी टांसले के द्वारा दिया गया था। पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना किसने दिया? तो याद रखिएगा किसने दिया फ्रेंड्स? एजी टांसले ने दिया, पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना दिया। और कब दिया? 1935 में। और एजी टांसले ही पारिस्थितिकी तंत्र को खुला तंत्र कहा। क्या कहा? खुला तंत्र। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, एजी टांसले ने ही पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा? खुला तंत्र कहा। फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? अब देखिए, इकोसिस्टम के लिए कुछ कुछ विचारधारा हुए। इकोसिस्टम के रूप में कुछ विचारधारा, जैसे उसका विचार मतलब दूसरा नाम कह सकते हैं, उसका कुछ एक विचारधारा था। तो उसका विचारधारा का नाम था बायोसिनोसिस। जो बायोसिनोसिस ये एक विचारधारा है, और इसका जो बायोसिनोसिस विचारधारा देने वाले जो थे, उसका नाम है कार्ल मोबियस। याद रखिएगा, बायोसिनोसिस जो विचारधारा देने वाले हैं, उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? कार्ल मोबियस है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर एक और विचारधारा आया इकोसिस्टम के लिए। एक सिस्टम कौन सा आया? माइक्रोकॉस्म। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इकोसिस्टम के लिए दो विचारधाराएं नॉर्मल यहाँ पे लिखा गया है, जो क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन रहे। क्वेश्चन में जो पूछा जाता है फ्रेंड्स, उसके लिहाज बहुत ही बेहतरीन है। विचार कौन कौन? बायोसिनोसिस और माइक्रोकॉस्म। पूछा जाएगा बायोसिनोसिस विचारधारा किसने दिया? कार्ल मोबियस ने दिया। पूछा जाएगा बायोसिनोसिस विचारधारा किसने? कार्ल मोबियस। बार बार फ्रेंड्स रिपीट कीजिएगा। और माइक्रोकॉस्म विचारधारा किसने दिया? याद रखिएगा, फोर्बस। किसने दिया? माइक्रोकॉस्म विचारधारा किसने दिया? फोर्बस दिया था। फ्रेंड्स, अब आपको बता दें कि इकोसिस्टम की कुछ ना कुछ अपनी विशेषता है। उसकी विशेषता ये है कि सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए, कार्यशील क्षेत्र होना चाहिए, एक खुली तंत्र होनी चाहिए, और अपनी उत्पादकता होनी चाहिए, और साथ ही साथ पर जो इकोसिस्टम के जो संघटक होते हैं वो तीन होना चाहिए। जैसे ऊर्जा उसके पास होना चाहिए, जैविक और अजैविक के बीच में संगठक होना चाहिए, तीनों के बीच में आपस में क्या होना चाहिए? संगठक होना चाहिए। ये पांचों चीज जहां पे भी रहेगा वो परितंत्र का भाग होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का भाग होगा, इकोसिस्टम्स का भाग होगा। फ्रेंड्स, अब आपको बता दे इकोसिस्टम के घटक। पूछा जाएगा फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन, इकोसिस्टम के घटक कौन कौन? फ्रेंड्स, इकोसिस्टम के मात्र दो ही घटक है, एक अजैविक है और एक जैविक है। इकोसिस्टम के दो घटक कौन कौन? एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक है। फ्रेंड्स, आपको बता दे अजैविक घटक को भी तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं दिखाया गया क्योंकि स्पेस कम रहने की वजह से यहाँ पे अजैविक घटक के तीन भाग नहीं दिखाए गए हैं। तो माइंड में सेट करना है, अजैविक घटक के तीन भाग कौन कौन? एक भौतिक घटक, दूसरा कार्बनिक घटक और तीसरा अकार्बनिक घटक। याद हो गया फ्रेंड्स? अजैविक घटक के कितने कौन कौन हुए? एक हुए भौतिक घटक, एक हुए अकार्बनिक घटक, एक हुए कार्बनिक घटक। भौतिक घटक में कौन कौन आ जाएंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे लिखा गया है, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, ये सब भौतिक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। और वहीं पे अकार्बनिक घटक के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? जल, मृदा, खनिज, ये सब क्या आ जाएंगे? अकार्बनिक घटक में आ जाएंगे। फिर अगर फ्रेंड्स एक आ गया, कौन कौन पढ़ लिए हम लोग? भौतिक घटक पढ़ लिए, अकार्बनिक घटक पढ़ लिए, और एक आता है कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक में हम लोग जानते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, ये सब क्या है? कार्बनिक घटक है। फ्रेंड्स, जैविक घटक की बात करते हैं तो फ्रेंड्स जैविक घटक को तीन टाइप में डिवाइड किया, एक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन। याद रखिए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन। उत्पादक अपना भोजन, जैसे उत्पादक कह सकते हैं पेड़ पौधा को उत्पादक श्रेणी में रखा जाता है। फ्रेंड्स, उत्पादक क्या करता है? स्वपोषी होता है, मतलब खुद का खाना खुद बनाता है, वो उसको उत्पादक कहते हैं। याद रखिएगा, स्वपोषी का ही दूसरा नाम है फ्रेंड्स डाइटम। पूछा जाता है, कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है कि डाइटम क्या है? डाइटम मतलब कौन से जैविक हैं?
तो याद रखना है डाइटम एक उत्पाद जैविक घटक है। उसके बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता को 3 श्रेणी में रखा जाता है, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता में क्या आ जाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधा वगैरह सब खाते हैं, उसको कहते हैं प्रथम उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है फ्रेंड्स, जो उस शाकाहारी जानवर को खाता हो उसको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और तृतीय उपभोक्ता क्या कहते हैं, जो दोनों को खाता हो, मतलब सर्वाहारी जिसको कहते हैं, उसको तृतीय उपभोक्ता। समझ में आ रहा है, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता होता है फ्रेंड। उपभोक्ता को 3 टाइप में, प्रथम उपभोक्ता में आ जाता है शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता में आ जाता है मांसाहारी। मांसाहारी कहने का मतलब जो शाकाहारी को खाने वाला होता है उसको हम कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो मांसाहारी वाले जानवर को भी खाता हो, जो शाकाहारी वाले जानवर को भी खाता हो, वो तृतीय श्रेणी में रखा जाता है, जिसे कहते हैं सर्वाहारी कहा जाता है फ्रेंड्स। और कुछ नहीं, हाँ एक चीज और फ्रेंड्स, प्रथम प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है उसको शाकाहारी कहा जाता है। शाकाहारी का दूसरा ही नाम है, याद रखिए ये या नाम याद रखिएगा बार बार, क्या लिखा हुआ है, क्रेस्टेशियाई। याद रखिएगा, शाकाहारी को क्रेस्टेशियाई के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, मांसाहारी को हेरिंग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए 3 चीज अभी बताएं, उत्पाद को डाइटम, और शाकाहारी को क्रेस्टेशियाई, और मांसाहारी को क्या चीज, हेरिंग। और तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी, जिसको शीर्ष मांसाहारी की श्रेणी में रखा गया, इससे आगे नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है फ्रेंड्स अपघटक। अपघटक कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे कोई भी चीज़ क्या होता है, मतलब जैसे पेड़ का कहीं भी पत्ता वगैरह सब गिर जाना, कहीं कोई जानवर का मर जाना, तो उसका जो डिकम्पोज होने का जो काम करता है, मतलब उसको सड़ाने गलाने का जो काम करता है, तो वो किसका काम होता है, अपघटक का काम होता है। और अपघटक के अंदर क्या आते हैं, जीवाणु, कवक आते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है अपघटक के अंदर कौन नहीं आते हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ था जीवाणु, कवक, विषाणु, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, विषाणु अपघटक के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक ना, विषाणु याद रखिएगा, विषाणु अपघटक के अंतर्गत नहीं आता है। जीवाणु और कवक बहुत सारे और सारी चीज किस में आते हैं, अपघटक के रूप में आते हैं फ्रेंड्स। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। फ्रेंड्स एक चीज और बताते हैं, अब देखिए आपको संख्या पिरामिड यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक ऊर्जा पिरामिड नजर आ रहा होगा। सबसे पहले संख्या पिरामिड की बात करते हैं, तो संख्या पिरामिड में हम नॉर्मल 3 स्टेप में बनाए हुए हैं यहाँ पे। एक होता है उत्पादक, एक होता है, उसके बाद हम लोग प्रथम उपभोक्ता को रखते हैं, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता तक हमने संख्या पिरामिड में रखा है। अब देखिए संख्या पिरामिड में एनर्जी अगर पूछा जाए तो उत्पादक में हम लोग आ जाता है संख्या पिरामिड में पौधा, प्रथम में आ जाता है हिरण, और द्वितीय में आ जाता है शेर। अब कौन पौधा को खाएगा, हिरण, और हिरण को खाएगा कौन, शेर खाएगा। ये एक संख्या पिरामिड होता है। और इसी में क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण भी होते रहता है। उत्पादक वर्ग में सबसे ज्यादा ऊर्जा पाया जाता है, उसके एक स्टेप आगे उपभोक्ता वर्ग में उसका 10% ऊर्जा पाया जाता है, फिर उसके उपभोक्ता वर्ग के से फिर उसका 10% मतलब ऊर्जा पाया जाता है फ्रेंड्स। इसी को कहते हैं ऊर्जा पिरामिड। यहाँ पे नजर आ रहा है फ्रेंड्स, ऊर्जा पिरामिड में बताया गया है। मान लीजिए उपभोक्ता के पास 100 था, हिरण उससे ऊर्जा लिया कितना, मात्र 10 ही लिया, फिर 10 का मात्र 10% एक होता है जो कि शेर के पास ऊर्जा गया। कोई दिक्कत समझने में, फिर से समझिए फ्रेंड्स, ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादक के पास अगर मान लीजिए कुछ कितना ऊर्जा है, उसका 10% किसके पास जाता है, प्रथम उपभोक्ता के पास जाता है। फिर उसका प्रथम उपभोक्ता के पास जितना गया उसका 10% किसके पास जाता है, द्वितीय उपभोक्ता के पास जाता है। जो द्वितीय उपभोक्ता के पास जितना गया उसका 10% किसके पास जाता है, तृतीय उपभोक्ता के पास जाता है। इसी तरीके से इस चेन, ये 10% का चेन चलते रहता है, ऊपर की ओर बढ़ते रहता है। याद रखिएगा 10% का नियम जो दिया था लिंडेमान ने दिया था। कब दिया था लिंडेमान ने, 1992 में। क्वेश्चन पूछा गया है ऊर्जा का 10% वाला जो नियम है वो किसने दिया, लिंडेमान ने दिया था फ्रेंड्स। उसके बाद एक कुछ पिरामिड से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उसको सबसे पहले समझ लीजिए। ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड कैसा होता है, याद रखिए ऊर्जा जो प्रवाह होता है पिरामिड वो सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा की ओर होता है, अपराइट डायरेक्शन में। अब पूछा जाएगा, अब ऊर्जा प्रवाह हो गया, ये तो नॉर्मल। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड कैसा होता है। जो स्थल का जो होता है परिस्थितिकी तंत्र, उसका पिरामिड कैसा होता है। याद रखिए स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में जैसे क्या हुआ, अभी जस्ट हम लोग देखे ना, ये स्थलीय प्रकृति मतलब स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र का ही पिरामिड है जो कि क्या है, सीधा है।
याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक ही इसका जस्ट विपरीत, जल पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। जल पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब कहते हैं जल पारिस्थितिकी में इतना बड़ा समुद्र है, ऊपर से समुद्र बना, फिर उसमें इतना जानवर, फिर उतना इसमें इतना, मतलब अलग अलग जीव पाए जाते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, जल पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, वही स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड सीधा होता है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक समझने में। फिर एक चीज याद रखिएगा, एक नोट में क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, बायोमास का उल्टा पिरामिड किसको कहा जाता है, बायोमास का उल्टा पिरामिड समुद्र को कहा जाता है। याद रखिएगा, बायोमास का उल्टा पिरामिड समुद्र को कहा जाता है। अभी तक हम लोग ने फ्रेंड्स क्या क्या चीज पढ़ लिया है फ्रेंड्स, परिस्थिति के बारे में जान लिया है, परिस्थिति शब्द कौन दिया इसके बारे में जान लिया है, परिस्थिति का पूर्ण प्रतिपादन किसने किया इसके बारे में भी जान लिया। और फिर उसके बाद हम लोग ने फ्रेंड्स यूजीन ओडेम ने क्या क्या कहा परिस्थितिकी के बारे में, उसको भी बहुत अच्छे से बेहतरीन से जान लिया। उसके बाद आए फ्रेंड्स हम लोग परिस्थितिकी तंत्र को जाना। परिस्थितिकी तंत्र है क्या, आपको बताया तो परिस्थितिकी तंत्र, पानी की एक बूंद भी एक अपने आप में क्या है, परिस्थितिकी तंत्र है, और एक महासागर भी अपने आप में क्या है, एक परिस्थितिकी तंत्र है फ्रेंड्स। उसके बाद परिस्थितिकी तंत्र का मतलब कह सकते हैं संकल्पना किसने किया था, मतलब इकोसिस्टम का संकल्पना किसने किया था, हर एक चीज इकोसिस्टम का संकल्पना A.G. टांसले ने दिया था। बार बार पूछा गया क्वेश्चन, और A.G. टांसले के द्वारा ही कहा गया था कि परिस्थितिकी एक क्या है, खुली तंत्र है। याद रखिएगा इतना चीज, बार बार क्वेश्चन में पूछा गया, खुली तंत्र किसको कहा जाता है, परिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है, इकोसिस्टम को कहा जाता है, ना कि इकोलॉजी को कहा जाता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स कुछ विचारधारा, इकोसिस्टम पे कुछ विचारधारा आए। विचारधारा में कौन कौन आए, बायो सिनोसिस आए, दूसरा कौन कौन आए, माइक्रोकॉस्म आए। यहां तक याद रखिएगा, बायोसिनोसिस किसका विचारधारा था, माइक्रोकॉस्म किसका विचारधारा था, सब कुछ हम लोग ने पढ़ लिया फ्रेंड्स। अब उसके बाद इकोसिस्टम की विशेषताएं, इकोसिस्टम की मात्र याद रखिएगा 5 विशेषताएं थी। कौन कौन था, सुनिश्चित क्षेत्र, कार्यशील क्षेत्र, एक खुला तंत्र, अपनी उत्पादकता, और एक मूल संगठन था जो कि ऊर्जा चाहिए उसमें, जैविक चाहिए और अजैविक चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अभी हमने संख्या पिरामिड के बारे में पढ़ा, ऊर्जा पिरामिड के बारे में पढ़ा। ऊर्जा पिरामिड में क्या होता है, 10% आगे की ओर बढ़ते रहता है, मतलब 10% उत्पादक से, प्रथम उपभोक्ता से, द्वितीय उपभोक्ता से, तृतीय उपभोक्ता, इस तरीके से 10% का ऊर्जा का नियम, मतलब ऊर्जा आगे बढ़ते क्यों रहता है, और इस नियम को प्रतिपादित किया था लिंडेमान ने किया था। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। अब जो सेशन चलने जा, अब जो इसके बाद टर्म आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का टर्म आने वाला है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है और यही बार बार पूछा जा रहा है। और आपको कोशिश करना है इसको ध्यान से सुने, और देख सके तो ध्यान से देख भी ले। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको ये बोर्ड पे जितना भी दिया हुआ वो अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दिया है तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तीनों पे कहीं ना कहीं जाके आप सर्च कीजिएगा, जरूर इसका पूरा जितना भी है मतलब फोटो के साथ वो अपलोड किया हुआ रहेगा, आप लोग वहां से जाके उसको अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक देखते हैं परिस्थितिकी तंत्र में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सबको एक बार अच्छे से देखते हैं फ्रेंड्स। पोषक स्तर कितने टाइप में है, तो पोषक स्तर 3 या 4 टाइप में, कहीं कहीं 3 दिया रहता है, कहीं कहीं 4 दिया रहता है। कौन कौन रहता है, प्रथम पोषक स्तर जिसमें स्वपोषी आ जाता है जैसे पौधे वगैरह सब। उसके बाद द्वितीय पोषक स्तर जिसमें क्या आ जाते हैं, प्रथम उपभोक्ता आते हैं। तृतीय पोषक स्तर जिसमें क्या आ जाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता आ जाते हैं। उसके बाद तृतीय पोषक स्तर जिसमें क्या आ जाते हैं, तृतीय उपभोक्ता आ जाते हैं, जिसको सर्वाहारी के टर्म में कह सकते हैं फ्रेंड्स। इसको याद रखिएगा, पोषक स्तर है क्या फ्रेंड्स। दूसरा आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इकोलॉजी मतलब परिस्थितिकी संक्रमण शब्द की जो अवधारणाएं का प्रथम प्रयोग किसने किया था, उसका नाम था जॉन डब्ल्यू बनेट। JW बनेट हम लिखे यहाँ पे, इसका पूरा नाम था फ्रेंड्स जॉन डब्ल्यू बनेट नाम था। फिर से सुनिए, पूछा जाएगा क्वेश्चन, इकोलॉजी संक्रमण मतलब परिस्थितिकी संक्रमण शब्द की अवधारणा का फर्स्ट प्रयोग किसने किया था, उसका नाम था जॉन डब्ल्यू बनेट नाम था फ्रेंड्स। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, जैविक संगठन का क्रम। फ्रेंड्स जैविक संगठन में क्या होता है, पहले जनसंख्या होती है, जनसंख्या के बाद क्या होता है, समुदाय होता है, समुदाय के बाद क्या होता है, परिस्थितिकी तंत्र होता है, परिस्थितिकी तंत्र के बाद क्या होता है, भूदृश्य होता है। याद रखिएगा ये 4 टर्म नॉर्मल, पहले क्या होता है, जनसंख्या, समुदाय, परिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य होता है। इतना 4 टर्म याद रखिएगा। पूछा जाएगा, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या चीज, जैविक संगठन का क्रम बताइए, तो जनसंख्या, समुदाय और परिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य होता है फ्रेंड्स।
उसके बाद चलते हैं एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि समुद्र में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है। बड़ी अटपटा सा नाम है फ्रेंड्स, बहुतों को याद नहीं होता है, इसीलिए कोशिश कीजिएगा इसको 2 बार 4 बार बोलने का कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, समुद्र में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता का नाम है फाइटोप्लैंक्टन्स। याद रखिए क्या नाम है, फाइटोप्लैंक्टन्स। याद रहेगा फ्रेंड्स, फाइटोप्लैंक्टन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, पारिस्थितिकी पदछाप। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया, पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है। तो याद रखिए पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। अब किसी किसी के माइंड में चल रहा होगा पारिस्थितिकी पदछाप है क्या। फ्रेंड्स आपको बता दूं, पारिस्थितिकी पदछाप ये है कि मनुष्य को परितंत्र में रहने के लिए, सुचारू रूप से रहने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो क्या है, एक पारिस्थितिकी पदछाप के नाम से जानते हैं। समझ गए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ है समझने में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या चीज, गहन पारिस्थितिकी। पूछा जाता है गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया या प्रयोग किसने किया। तो याद रखिएगा गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, अर्नीज नेस ने किया, जो कि 1973 ईस्वी में किया था। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, अर्नीज नेस ने किया। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स, क्या है, पारिस्थितिकी निषेध शब्द का प्रयोग किसने किया, उसका नाम था जोसेफ ग्रीनेल नाम था। पारिस्थितिकी निषेध शब्द का प्रयोग किसने किया, जोसेफ ग्रीनेल। याद रहेगा गहन पारिस्थितिकी अर्नेज, सीधा अर्नेज नेस याद रखिएगा। फिर उसके बाद पारिस्थितिकी निषेध शब्द का प्रयोग किसने किया, जोसेफ याद रखिएगा, जोसेफ ग्रीनेल याद रखिएगा, कोई दिक्कत याद रखिएगा। फिर एक आता है लैंटिक आवास। लैंटिक आवास के अंतर्गत आर्द्र भूमि, जल, तालाब, झील, जलाशय, ये सब आ जाता है किसमें, लैंटिक आवास में आ जाता है। एक उसके बाद एक और है फ्रेंड्स, एक अगला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ फ्रेंड्स, मोनोक्लाइमेट सिद्धांत। मोनोक्लाइमेट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, उसका नाम था ए.ई. क्लेमेट्स ने। पूछा जाएगा मोनोक्लाइमेट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ए.ई. क्लेमेट्स ने मोनो सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक तीन शब्द बहुत ज्यादा परिस्थिति तंत्र में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसका क्या होता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है फ्रेंड्स। इसको ध्यान से सुनिएगा ध्यान से। पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन, 3 शब्द होता है, पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन में क्या होता है ना, घनत्व प्रवणता होती है, जल के अंदर जो घनत्व प्रवणता होती है उसको पिक्नोक्लाइन कहा जाता है। दूसरा आता है हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन में क्या होता है ना, जल के अंदर लवण की जो प्रवणता होती है उसको हेलोक्लाइन कहा जाता है, हेलोक्लाइन कहा जाता है। फिर थर्मोक्लाइन आता है। थर्मोक्लाइन क्या होता है, जल के अंदर गहराई और तापमान में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहते हैं। तीनों समझ गए फ्रेंड्स, क्या क्या, पिक्नोक्लाइन घनत्व प्रवणता और जल के अंदर घनत्व प्रवणता, हेलोक्लाइन जल के अंदर लवण प्रवणता, और थर्मोक्लाइन क्या हो गया कि जल के अंदर गहराई और तापमान में परिवर्तन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहा जाता है फ्रेंड्स। आई होप कि ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हर एक चीज़ को डिस्कस किया गया है फ्रेंड्स। और कोशिश करते हैं कि इस चैनल को आप लोग सपोर्ट और प्यार अपना देंगे ही देंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन, आप जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन का जरूर जवाब देते जाइएगा। वो कौन सा वृक्ष है जो कि पर्यावरण का शत्रु माना जाता है, उस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। आप लोग कमेंट में जरूर इसका जवाब दें कि पर्यावरण का शत्रु किस वृक्ष को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। आज के लिए आज इस सप्ताह के लिए आज का टॉपिक यही है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह में जैव विविधता। इसका पारिस्थितिकी तंत्र के बाद अब आता है जैव विविधता। बहुत अच्छे ढंग से टॉपिक लेके आएंगे फ्रेंड्स जैव विविधता के बारे में। फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।